हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 फ्रॉम रिवीजन रीलोडेड 2.0 सीरीज। इसमें मेनली हम प्लांट फिजियोलॉजी के क्रिप्टोक्रोम पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हमने हमारी लास्ट वीडियो में फाइटोक्रोम के बारे में बात किया था, जिसके सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड कर दिए जा चुके हैं, तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करें। कुछ लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं, कुछ लेक्चर्स आपको लाइव फॉर्म में मिल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबिलिटी। तो अगर आप प्लेलिस्ट पे विजिट करते हैं तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड इन द एंड ऑफ दिस सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम CSIR नेट क्वेश्चंस। सो लेट्स प्रोसीड। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हों तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्रिप्टोक्रोम के बारे में, तो हमने देखा था कि फाइटोक्रोम के बेसिस पे जो है फाइटोक्रोम रेड एंड फार रेड लाइट फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स का मतलब होता है ऐसे रिसेप्टर जो कि नेचर में प्रोटीन होते हैं और वो लाइट को रिसीव करने का काम करते हैं। तो प्लांट में जो है बहुत से वैरायटी ऑफ टाइप के जो है हमको फोटो रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला टाइप हमने देखा था फाइटोक्रोम, दूसरा टाइप है हमारे पास क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम को अगर देखा जाए तो ये मेनली ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है, यानी ये मेनली ब्लू लाइट को रिसीव करने का काम करता है। लास्ट वीडियो में दैट इज फाइटोक्रोम में हमने देखा था कि फाइटोक्रोम जो है मेजॉरिटी तरीके से रेड एंड फारेड लाइट को रिसीव करते हैं। बट वहां पे मैं एक और पॉइंट मेंशन करना भूल गई थी कि वो माइनर बेसिस पे, जैसे फाइटोक्रोम ए के बारे में हमने देखा था, तो जो फाइटोक्रोम्स होते हैं वो माइनर बेसिस पे कुछ ब्लू लाइट को भी जो है एब्जॉर्व करते हैं। बट मेजॉरिटी काम उनका रेड एंड फारेड लाइट को रिसीव करना होता है, बट कुछ माइनॉरिटी बेसिस पे जो है वो ब्लू लाइट भी रिसीव कर सकते हैं। एनीवेज, जो मेजर ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी ऐसे फोटो रिसेप्टर जो कि ब्लू लाइट को रिसीव करेंगे, उन्हें हम क्रिप्टोक्रोम कहते हैं। क्रिप्टोक्रोम जो है ऑब्वियसली ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होते हैं। ब्लू लाइट को रिसीव करने के बाद ये वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स को मीडिएट करते हैं प्लांट में। जैसे कि हो गया हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन को सप्रेस करना, यानी देयर इज अ इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। जिस तरीके से फाइटोक्रोम हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन को रोक रहा था, उसी तरीके से क्रिप्टोक्रोम भी रोकता है और प्लांट को नॉर्मल हाइट प्रोवाइड करता है, एक्सेस हाइट का इनहिबिशन करता है। साथ ही साथ ये कॉटिलिडन के एक्सपेंशन को भी प्रमोट करता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन करवाता है, प्यूटोल इलोंगेशन को इनहिबिट करता है, एंथोसाइन का प्रोडक्शन कराता है, साइकार्डियन क्लॉक एंटरटेनमेंट करवाता है। इधर ही नहीं, स्टोमेटल ओपनिंग भी करवा सकता है ये। ठीक है, मतलब कि ब्लू लाइट की मदद से जो है स्टोमेटल ओपनिंग भी देखने को मिलती है। अगर आपने स्टोमेटल ओपनिंग का पूरा बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ब्लू लाइट मीडिएटेड स्टोमेटल ओपनिंग भी होती है। डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो देखिए, एक म्यूटेंट डिस्कवर किया गया था जिसका कि हाइपोकोटाइल बहुत ज्यादा इलोंगेटेड था, इवन व्हेन जब उसको व्हाइट लाइट में ग्रो किया गया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज उसके अंदर देखा गया कि लाइट स्टिमुलेटेड इनहिबिशन जो है हाइपोकोटाइल इलोंगेशन का, वो नहीं पाया जा रहा है। मतलब कि व्हाइट लाइट को रिसीव करने के बाद जो हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन का इनहिबिशन होना चाहिए था, वो इनहिबिशन देखने को नहीं मिल रहा। लॉन्ग हाइपोकोटाइल फिनोटाइप ऑफ वन ऑफ द म्यूटेंट, इसको नाम दिया गया HY4, was specific for blue light inhibition of hypocotyl elongation। तो HY4 नाम दिया गया इस म्यूटेंट को, और देखा गया कि ब्लू लाइट की वजह से होने वाला हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन में जो इनहिबिशन प्रोसेस था वो नहीं देखने को मिला, एंड दैट इज वाई हाइपोकोटाइल बहुत ज्यादा इलोंगेटेड हो गया। लेकिन हाइपोकोटाइल जो है अभी भी, हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन का इनहिबिशन अभी भी हो सकता है, क्योंकि उस म्यूटेंट में जो है रेड लाइट अगर दिया जाए तो वो म्यूटेंट के हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन अभी भी रुक सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब रेड लाइट दिया जाएगा तो उस प्लांट में जो है फाइटोक्रोम काम करेगा। तो अगर हम जब हम मतलब HY5 के म्यूटेशन की बात करते हैं तो हम किसी और को कंसिडर में नहीं लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि वो प्लांट अगर मान लीजिए ब्लू लाइट के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है और उसमें जो है वो रिस्पॉन्स देने वाले प्रोटीन म्यूटेट हो चुके हैं, तो जब लाइट आएगी तो वो प्लांट ब्लू लाइट को रिसीव नहीं कर पाएगा, और ब्लू लाइट की वजह से होने वाला वन ऑफ द एक्शन जो कि था हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन का इनहिबिशन, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा जाए तो उस प्लांट में अगर क्रिप्टोक्रोम नॉर्मली है तो रेड लाइट की वजह से भी देयर विल बी अ इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। आगे चल के इस HY4 जो म्यूटेंट था, देखा गया कि इसमें एक्चुअल में HY4 जीन था,
जो कि एक प्रोटीन को कोड करता है, और वो प्रोटीन ही जो है ब्लू लाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स करवाता है। देखा गया कि ये जो HY4 जीन का प्रोटीन प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में माइक्रोबियल फोटोलाइज एंजाइम से उसकी सीक्वेंस होमोलॉजी देखी जाती है। यानी सीक्वेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है HY5 प्रोटीन का विद द माइक्रोबियल फोटोलाइज एंजाइम। ये जो फोटोलाइज एंजाइम है ये क्या है, ये एक ब्लू लाइट एक्टिवेटेड एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो कि पिरिमिडिन डाइमर को रिपेयर करने में मदद करता है जब डीएनए का डैमेज हो जाता है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के द्वारा जब डीएनए में डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ब्लू लाइट की थ्रू एक्टिवेट होने वाला एक एंजाइम होता है जिसे हम फोटोलाइज एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के साथ काफ़ी सिमिलैरिटी पाई गई है HY5 जीन की। पर ध्यान रखिएगा HY5 जीन के पास अपने आप में कोई फोटोलाइज एक्टिविटी नहीं है, बस उसकी सीक्वेंस सिमिलैरिटी है। सो HY5 प्रोटीन को आगे चल के क्रिप्टोक्रोम 1 का नाम दे दिया गया और बोला गया कि ये एक ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है जो कि स्टेम इलोंगेशन को रेगुलेट कर सकता है। ऑल्दो देखा गया है कि क्रिप्टोक्रोम के पास कोई फोटोलाइज एक्टिविटी एज सच नहीं होती है। ओके, आगे चल के जो है क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन को और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर किया गया, जैसे कि हो गया साइनोबैक्टीरिया, फर्न्स, एल्गी, फ्रूट, फ्लाइज, माइस, ह्यूमन। अरेबिडोप्सिस में देखा जाए तो टोटल जो है 3 टाइप के क्रिप्टोक्रोम जीन पाए जाते हैं, क्राई1, क्राई2, क्राई3, यानी क्रिप्टोक्रोम 1, क्रिप्टोक्रोम 2 एंड क्रिप्टोक्रोम 3। अब इन तीनों के बारे में जरा देख लेते हैं। तो क्राई1 के बारे में बात करें, क्राई1, क्राई2 ये मेजर बेसिस पे हम इनको स्टडी करते हैं। क्राई3 के बारे में जो है बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो क्राई1 एंड क्राई2, ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं, दे आर जनरली फाउंड इन न्यूक्लियस। जनरल तरीके से ये मैक्सिमम इनका प्रेजेंस न्यूक्लियस में देखा जाता है। क्राई3 का जो प्रेजेंस है ये मेनली क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में देखा गया है। क्राई3 का फंक्शन कुछ खास अभी तक नोन नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि मे बी इसके पास फोटोलाइज एक्टिविटी हो सकती है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज को ठीक कर सकता है, मतलब कि जो कि स्पेसिफिसिटी रखता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लेसेंस के लिए, मतलब कि डैमेज के लिए। Mechanism of Cry3 signaling is obviously different from Cry1 and Cry2 since it lacked the prominent C-terminal extension. Cry3 का जो फंक्शनिंग है वो Cry1 और Cry2 से अलग हुआ क्योंकि Cry3 के पास जो है C-टर्मिनल का एक्सटेंशन नहीं देखा गया है। इतने ही नहीं, both Cry1 and Cry2 are present in nucleus and the cytoplasm. देखा गया है कि क्राई1, क्राई2 जनरल तरीके से न्यूक्लियस में तो पाए जाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जो फंक्शन या फिर रिस्पॉन्स जो हम प्लांट्स में देखते हैं वो जो न्यूक्लियर क्रिप्टोक्रोम होता है उसकी वजह से देखते हैं, ना कि साइटोप्लाज्मिक क्रिप्टोक्रोम। क्योंकि ये भी देखा गया है विद सम एविडेंसेस कि साइटोप्लाज्म से क्रिप्टोक्रोम न्यूक्लियस में नहीं जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भी क्रिप्टोक्रोम्स हैं, न्यूक्लियस में भी है। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रिप्टोक्रोम एक्चुअल में फंक्शन करते हैं, साइटोप्लाज्मिक क्रिप्टोक्रोम नहीं करते हैं। तो जो मैक्सिमम फंक्शन होगा, जो प्लांट में हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, वो हमें न्यूक्लियर क्रिप्टोक्रोम्स की मदद से देखने को मिलेगा। एंड देयर इज नो एविडेंस दैट क्रिप्टोक्रोम मूव इनटू द न्यूक्लियस इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। तो अभी जो टिल डेट जो डिस्कवरीज हैं वो हमें यही कहती हैं कि क्रिप्टोक्रोम का मूवमेंट साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस नहीं देखा गया है। मतलब साइटोप्लाज्मिक एरिया में पाए जाने वाले क्रिप्टोक्रोम यानी क्राई1 एंड क्राई2 ये जो है सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्रिप्टोक्रोम एंड क्रिप्टो2 जो है एक जनरल लेवल पे पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन ये साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी पाए जा सकते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्रिप्टोक्रोम के पास जो है टोटल 2 डोमेन है। क्रिप्टोक्रोम भी एक ऐसा प्रोटीन है जो डायमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। इसके पास भी टोटल 2 डोमेन है। एक एन टर्मिनल पे है PHR डोमेन, दैट इज फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन जिसको हम बोलते हैं, यानी ये वाला रीजन, ठीक है। इस रीजन में जो है टोटल 2 क्रोमोफोर पाए जाते हैं। वो क्रोमोफोर जो है फ्लेविन हो सकता है, टेरिन हो सकता है। फ्लेविन के प्रेजेंस की वजह से जो है हम क्रिप्टोक्रोम को फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। मेक श्योर हम जो है क्रिप्टोक्रोम को फ्लेवोप्रोटीन का भी नाम देते हैं क्योंकि एक प्रोटीन है एज वेल एज इट इज हैविंग
द फ्लेविन एज अ क्रोमोफोर, इसीलिए हम इसे फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं। तो एन टर्मिनल पे जो है फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन होता है और पीएचआर पे टोटल 2 क्रोमोफोर पाए जा सकते हैं। एक होता है फ्लेविन जिसका एग्जाम्पल हो गया एफएडी, दूसरा होता है टेरिन जिसका एग्जाम्पल हो गया एमडीएचएफ। साथ ही साथ देख सकते हैं आप यहाँ पे सी टर्मिनल भी है। यहाँ पे क्रिप्टोक्रोम 1 की बात की गई है, हमने क्रिप्टोक्रोम 3 में कहा था कि इसका सीसीटी टर्मिनल यानी साइटोक्रोम सी टर्मिनल जो है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, राइट। और सी टर्मिनल पे जो है सी टर्मिनल रीजन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कॉप1 से इंटरेक्ट करने के लिए, तो ये हुआ सी टर्मिनल। सी टर्मिनल को जो है हम सीसीटी कहते हैं, क्यों कहते हैं? बिकॉज सीसीटी का मतलब हो गया क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनल, इसको हम शॉर्टकट में CCT कहते हैं, CCT। उम्मीद करती हूँ स्ट्रक्चर बेसिस पे क्लियर हो गया होगा। अब क्राई 1 एंड क्राई 2 जो है, मतलब कि क्रिप्टोक्रोम 3 का ज़्यादा हमें आइडिया नहीं है कि वो क्या फंक्शन करता है, ऑल्दो देखा गया है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड रिपेयर के लिए कुछ स्पेसिफिसिटी शो कर सकता है और फोटोलाइज के साथ सिमिलरिटी रखता है। तो हमारे पास जो मेजर तरीके से क्रिप्टोक्रोम आ गए वो है क्रिप्टोक्रोम 1 एज वेल एज क्रिप्टोक्रोम 2, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या बातें मेंशन की गई है। जैसे कि देखा गया कि अगर आप क्रिप्टोक्रोम 1 प्रोटीन का, ठीक है, ट्रांसजेनिक टबैको या फिर अराबिडोप्सिस प्लांट में एक्सप्रेशन करवा दें, दैट विल रिजल्ट इन अ strong blue light induced inhibition of a hypocotyl elongation as well as increased in production of anthocyanin। तो देखिए क्या देखा गया है एक्चुअल में कि क्रिप्टोक्रोम 1 जो है ये 2 तरीके के फंक्शन करवा सकता है। पहला जो हाइपोकोडाइल का इलोंगेशन है उसे ये रोक देगा, और दूसरा एंथोसाइनिन जो कि एक फिनोलिक्स की कैटेगरी होती है, एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन करवाएगा। अब मान लीजिए अगर आपने क्रिप्टोक्रोम का एक्सप्रेशन बढ़ा दिया तो जो ये फंक्शन कर रहा था उसको और ज्यादा करेगा, यानी ये इनहिबिशन को और बढ़ा देगा। इनहिबिशन को और बढ़ा देगा मतलब कि हाइपोकोटाइल क्या हो जाएंगे, हाइपोकोटाइल जितने थे उससे पहले से और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो वाइल्ड टाइप का देखिए हाइपोकोटाइल इतना था, लेकिन जहां पे क्रिप्टोक्रोम एक्चुअल में एक्सप्रेस कर रहा है, ओवर एक्सप्रेस कर रहा है क्रिप्टोक्रोम 1, आप देखिए उसका एक्सप्रेशन कितना हो गया, हाइपोकोटाइल का लेंथ सिर्फ इतना हो गया, यानी और ज्यादा कम कर दिया। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि क्रिप्टोक्रोम 1 जो है ये एक्चुअल में हाइपोकोटाइल को रोक रहा है, हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन को रोक रहा है, राइट। और दूसरा देखिए कि वाइल्ड टाइप के केसेस में जो है एंथोसाइन का प्रोडक्शन इतना था, लेकिन जब क्रिप्टोक्रोम को ओवर एक्सप्रेस कर दिया गया तो इसका कंसंट्रेशन इतना हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि क्राई 1 क्या कर रहा था, क्राई 1 जो है एक्चुअल में एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे हमें 2 फंक्शन पता चले क्रिप्टोक्रोम 1 के, ये एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है एंड हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन को कम करता है। इसलिए जब ये ओवर एक्सप्रेस किया है तो ये जिस हाइट को कम कर रहा था उसको बहुत ज्यादा ही कम कर दिया, और जहां पे ये एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा था तो जब ये ओवर एक्सप्रेस हो गया है तो इसने उस कंसंट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। सेकेंड जो है क्रिप्टोक्रोम जिसका नाम है क्राई 2, क्रिप्टोक्रोम 2 was later isolated from Arabidopsis. Both Cry1 and Cry2 appear to be ubiquitous throughout the plant kingdom. A major difference between them is that Cry2 protein is preferentially degraded under the blue light, whereas Cry1 is much more stable. ब्लू लाइट के प्रेजेंस में देखिए क्या होता है, क्रिप्टोक्रोम 2 जो है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है बिकॉज वो लाइट सेंसिटिव है, ब्लू लाइट सेंसिटिव है। सिर्फ क्रिप्टोक्रोम 1 जो होता है वही ब्लू लाइट स्टेबल है, इसलिए मैक्सिमम जो आप फंक्शन देख रहे हैं ना वो क्रिप्टोक्रोम 1 रिलेटेड देख रहे हैं। क्रिप्टोक्रोम 3 के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। क्रिप्टोक्रोम 2 जो है वो ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव है तो वो डिग्रेड हो जाता है ब्लू लाइट के प्रेजेंस में। अब बच गया क्रिप्टोक्रोम 1, तो ऑब्वियसली क्रिप्टोक्रोम 1 ही यहाँ पर फंक्शन करेगा। ट्रांसजेनिक प्लांट जिसमें कि क्रिप्टोक्रोम 2 जीन को जो है ओवर एक्सप्रेस करवाया गया, इट शो ओनली अ स्मॉल इनहेंसमेंट ऑफ इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन फाउंड इन द वाइल्ड टाइप, indicating that unlike cryptochrome 1, cryptochrome 2 does not play a primary role in inhibiting the stem elongation। तो ऐसा किया गया कि क्रिप्टोक्रोम 2 को भी ओवर एक्सप्रेस करके देखा गया कि क्या ये फंक्शन कर पा रहा है अच्छे से या नहीं। तो देखा गया कि हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन को रोकने में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इससे ये पता चला कि क्रिप्टोक्रोम 1 और क्रिप्टोक्रोम 2 दोनों के फंक्शन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हाउएवर
Transgenic plant overexpressing the cryptochrome 2 show a large increase in blue light stimulated cotyledon expansion. लेकिन देखा गया कि ऐसा प्लांट जिसमें कि क्रिप्टोक्रोम 2 को ओवर एक्सप्रेस करके रखा गया था, उसमें ब्लू लाइट की वजह से होने वाला कॉटिलिडन एक्सपेंशन बढ़ गया था। यानी क्रिप्टोक्रोम 2 जो है कॉटिलिडन एक्सपेंशन में इन्वॉल्व है। इन एडिशन क्राई 1 एंड टू अ लेसर एक्सटेंट क्राई 2 इज इन्वॉल्व इन सेटिंग द साइकार्डियन क्लॉक इन अराबिडोप्सिस। अराबिडोप्सिस में देखा गया है कि क्राई 1 जो है वो एक मेजर पार्ट होता है जो साइकार्डियन रिदम को रेगुलेट करता है कंपेयर टू द क्राई 2। वेरस क्राई 2 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, जबकि क्राई 2 जो है फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में मदद करता है। क्रिप्टोक्रोम होमोलॉगस हैव बीन आल्सो शोन टू फंक्शन इन रेगुलेटिंग द साइकार्डियन रिदम इन फ्लाइज, माइस एंड ह्यूमन। और क्रिप्टोक्रोम का जो होमोलॉग है ना, देखा गया है कि वो फ्लाई, माइस एंड ह्यूमन में साइकार्डियन रिदम को रेगुलेट करता है। देखिए साइकार्डियन रिदम को रेगुलेट करने वाले मेजॉरिटी तरीके से जेटलो फैमिली है, उसके बाद आ जाता है आपके पास दैट इज क्रिप्टो। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये जो क्राई 1 कैपिटल में लिखा गया है, क्राई 1 का मतलब होता है क्राई 1 का ओवर एक्सप्रेशन हो गया, ओई मतलब कि ओवर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्राफिकली समझाया गया। अब इस ग्राफ से ऑब्वियसली क्वेश्चन उठा के पूछे जा सकते हैं कि भाई बताओ ये ग्राफ क्या बता रहा है, इसलिए इस ग्राफ के थ्रू जो है हमने चीजों को समझा है। अब चलिए इसकी सिग्नलिंग देखते हैं। क्रिप्टोक्रोम एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता होगा, तो देखिए हमने ऑलरेडी देखा है कि कॉपर और spa1 किस तरीके से फाइटोक्रोम में काम कर रहे थे, कुछ मिलते जुलते तरीके से भी यहाँ पे भी काम करते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं नाइट, ये रात का टाइम है, ठीक है। रात के टाइम में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ड्यू टू डार्कनेस देयर इज नो लाइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए ब्लू लाइट। तो डार्कनेस की वजह से क्या हुआ, दैट इज नो ब्लू लाइट, किसी भी टाइप की ब्लू लाइट यहाँ देखने को नहीं मिली। उस वक्त पे क्या होता है, देखिए spa1 COP1 ये दोनों जो हैं HY5 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इस पे क्या कर रहे हैं, देखिए क्योंकि COP1 क्या है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, तो देखिए ये छोटे छोटे से यूबिक्विटिन प्रोटीन्स को इस COP1 ने HY5 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उस पर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है। और क्यों डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ नाइट का टाइम है, नो ब्लू लाइट, इसीलिए जो क्राई 1 है वो इनएक्टिव है, क्राई 1 इनएक्टिव है इसीलिए ये काम नहीं कर पा रहा है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का डिग्रेडेशन हो जा रहा है, हेंस नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब इसका उल्टा देखते हैं, ये कहाँ की बात हो रही है, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, सारा एक्शन न्यूक्लियस में हो रहा है। न्यूक्लियस में भी आपको पता है कि क्रिप्टोक्रोम 1 एंड क्रिप्टोक्रोम 2 प्रेजेंट है एंड साइटोसोलिक एरिया में भी है। अब देखिए सेकंड केस में क्या है, ब्लू लाइट प्रेजेंट है, यानी दिन का टाइम है, डे टाइम है, ब्लू लाइट प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, ब्लू लाइट मीडिएटेड क्रिप्टोक्रोम क्राई 1 का फॉस्फोराइलेशन हो गया। इसका जो CCT डोमेन है देखिए उस पे यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो गया, तो ब्लू लाइट मीडिएटेड यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो गया। फॉस्फोराइलेशन होते ही क्या हो गया, आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था कि CCT का जो क्रिप्टोक्रोम का जो C टर्मिनल होता है वो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज यानी COP3 से इंटरेक्ट कर सकता है, COP1 से इंटरेक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, फॉस्फोराइलेटेड CCT क्या करता है, COP1 और spa1 से देखिए यहाँ पे इंटरेक्ट करने लगता है। क्योंकि क्राई 1 अब एक्टिवेट हो चुका है ब्लू लाइट की वजह से, अब क्या होता है HY5 यहाँ पर फ्री हो जाता है। HY5 फ्री हो जाने की वजह से वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है क्योंकि वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस यानी एक तरीके से मतलब लाइट की वजह से होने वाले रिस्पॉन्सेज जो हैं वो प्लांट में शुरू हो जाते हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे। तो ये था इन एब्सेंस क्या होता है और ये इन प्रेजेंस क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, इन एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट। अब एक म्यूटेशन केस देखिए यहाँ पे, CCT का ओवर एक्सप्रेशन, दिस इज अ म्यूटेशन केस। CCT यानी क्रिप्टोक्रोम के C टर्मिनल डोमेन का ओवर एक्सप्रेशन हो गया है। ओवर एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि CCT जो है हमेशा के लिए एक्टिव हो गया है। अब आप म्यूटेटेड बेसिस पे कह लीजिए हमेशा के लिए एक्टिव हो गया, या फिर आप ये बोल दीजिए कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो चुका है CCT पे और ये इसी फॉर्म में लॉक हो चुका है, यानी अब ये ओवर एक्सप्रेस रहेगा। और कंडीशन क्या है, इस CCT म्यूटेंट को चाहे आप डार्क दीजिए चाहे आप लाइट दीजिए, क्योंकि यह हमेशा के लिए फॉस्फेट से लग चुका है या हम फॉस्फेट के साथ लॉक हो चुका है, तो यह हमेशा के लिए spa1 COP1 को पकड़ के रखेगा।
जिसकी वजह से HY5 हमेशा फ्री चलेगा। HY5 हमेशा फ्री चलेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगा। तो हमें फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलता रहेगा, चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो। पहले क्या था, नॉर्मल कंडीशन में लाइट पे डिपेंड होके फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रहा था, क्योंकि लाइट क्या कर रही थी, फॉस्फेट ऐड करने का काम कर रही थी, फॉस्फोराइलेशन करवा रही थी। अब डार्क में भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि डार्क में पहले वाइल्ड टाइप केस में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि लाइट की जरूरत थी फॉस्फोराइलेट होने के लिए। लेकिन यहाँ फॉस्फोराइलेट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब सीसीटी एक्टिव नहीं हो रहा था यहाँ पे वाइल्ड टाइप कंडीशन में, इसीलिए फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं चला। लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से सीसीटी हमेशा एक्टिव है। तो चाहे अब आप उसको डार्क दो या लाइट दो, वो हमेशा ही इनको पकड़ के रखेगा और हमेशा ही HY5 को फ्री रखेगा। इसलिए HY5 लाइट हो या डार्क हो, हमेशा फोटोमॉर्फोजेनेसिस इस तरीके से करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी कि चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, इस केस में जो है हमेशा ही हमको फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने सिग्नलिंग में प्रेजेंस भी पढ़ा, एब्सेंस भी पढ़ा, साथ ही साथ सीसीटी म्यूटेशन का भी केस पढ़ा। चलिए आप कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। 2015 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन है, लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. There are several photoreceptors in a higher plant, such as Arabidopsis thaliana, involved in the perception of various wavelengths of light. Some statements are given below related to the photoreceptors. आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला है, रेड लाइट फोटो रिसेप्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जीन फैमिली। बिल्कुल, फाइटोक्रोम जो है उसके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, phytochrome C is the most prominent photoreceptor perceive red light. It is not phytochrome C, it is phytochrome B. Next, cryptochrome 1 and cryptochrome 2 have evolved from bacterial DNA photolyase. बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ फोटोलाइज का जो रीजन है सीक्वेंस होमोलॉजी इसके साथ देखने को मिलता है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, far red light is perceived by the phytochrome D. No, it is by phytochrome A. तो ये हो गया गलत। तो इस बेसिस पे चले तो हम A एंड C हमारा सही हो जाता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपके भी ऑप्शन सही हुए होंगे। अगला है, परसेप्शन ऑफ ब्लू लाइट इन प्लांट कॉज। प्लांट में ब्लू लाइट रिसीव करने के बाद क्या होता है? पहला, इनहिबिशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन, यस। स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, यस, ट्रू है ये। Stimulation of cell elongation and inhibition of stomatal opening, no. Inhibition of stomatal opening नहीं भाई, inhibition of cell elongation, no. खाली ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो मतलब सेल के elongation को भी रोकता है और स्टोमेटल ओपनिंग को भी स्टिमुलेट करता है, तो वी आर हैविंग द बेटर ऑप्शन, तो हम पार्शियल करेक्ट ऑप्शन के पास क्यों जाएंगे, सो वी कैन चूज वन। अगला है, प्लांट हैव इवॉल्व विद द मल्टीपल फोटोरिसेप्टर विच कैन परसीव स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फोटोरिसेप्टर? पहला, फाइटोक्रोम ए कैन परसीव बोथ फार रेड लाइट एंड अ ब्लू लाइट। जैसे मैंने कहा था, फाइटोक्रोम माइनर बेसिस पे कुछ ब्लू लाइट को भी रिसीव करते हैं, राइट। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। फिर भी अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आप इसको होल्ड पे डाल दीजिए। सेकेंड देखिए, फाइटोक्रोम सी कैन परसीव फार रेड लाइट, नहीं, गलत है। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी फाइटोक्रोम ए। नेक्स्ट, क्रिप्टोक्रोम 1 एंड फाइटोक्रोम बी आर फॉर परसीविंग ब्लू लाइट, नो, नॉट एट ऑल। मेजॉरिटी तरीके से फाइटोक्रोम बी का काम होता है रेड लाइट को रिसीव करना, राइट, तो गलत हो गया ये। नेक्स्ट, फाइटोक्रोम बी कैन प्रीडोमिनेंटली परसीव फार रेड लाइट, नो, रेड लाइट को करता है। तो इसके बेसिस पे चले तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन सही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू लाइट रिसेप्टर CRY1 binds to COP1 and SPA1 complex by interacting with the C terminal region of CRY1 in a light dependent manner and regulates photomorphogenesis via transcription factor HY5. Read the following statement. आप चाहें तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपने पास आंसर रख सकते हैं, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि मैं आंसर में क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन टू दी फोटोमॉर्फोजेनेसिस। कौन से यहाँ फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगा? पहला,
Cry1 bind to the COP1 and SPA1 complex leading to the degradation of HY5. HY5 का डिग्रेडेशन तो होता नहीं, इनफैक्ट HY5 तो फिर उस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट, Cry1 bind to the COP1 and SPA1 complex and prevent degradation of HY5. Yes, ये प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से HY5 का डिग्रेडेशन नहीं होता है और HY5 ट्रांसक्रिप्शन करवा पाता है। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, CCT is overexpressed and the plant are kept in dark. कौन, क्या ये फोटोमॉर्फोजेंसिस करवाया कि सीसीटी ओवर एक्सप्रेस हो गया और प्लांट को डार्क में रख दिया गया, तो क्या फोटोमॉर्फोजेंसिस होगा? बिल्कुल होगा। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, सीसीटी इज ओवर एक्सप्रेस एंड द प्लांट इज केप्ट इन लाइट। सीसीटी जो है ओवर एक्सप्रेस हो गया और प्लांट को लाइट में रख दिया गया है, तब क्या फोटोमॉर्फोजेंसिस होगा? बिल्कुल होगा। याद कीजिए हमने कहा था कि सीसीटी जब म्यूटेट हो गया यानी फॉस्फेट उसके पास हमेशा के लिए ऐड हो गया, तो उस केस में वो SPA1 एंड COP1 दोनों से हमेशा बाइंड रहेगा, जिसकी वजह से HY5 हमेशा ही फ्री रहेगा एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस हमेशा ही देखा जाएगा। तो चाहे आप डार्क में रखिए चाहे आप लाइट में रखिए, फोटोमॉर्फोजेनेसिस हमेशा देखा जाएगा। तो इस बेसिस पे BCD फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो विद दिस वी आर डन विद द क्रिप्टोक्रोम। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन को आप लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ CSI या नेट जून 2024 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे आके वेदमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज VEDEMY। ठीक है, ये ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप CSI नेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और CSI नेट जून 2024 की तैयारी जो है मेरे साथ कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो 8 Jan 2024 से शुरू हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल में ऑनगोइंग है, काफ़ी सारे बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट क्लास शुरू होने से पहले। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। सेशन यूजफुल लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। बाय बाय।